हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं कि जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, और इसमें आप पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। सेकेंड आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन की अवस्था, और आप अभी बात कर रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था। अगर आपसे कहा जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, तो देखिए, जो सबसे पहली फेज है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन से पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो निषेचन से पूर्व की अवस्था है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? तो आपने बात की है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, टॉपिक के नाम है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। ठीक है, जब आपने प्रजनन तंत्र पढ़े हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं, तो आपने दोनों ही टाइप के पढ़े हैं, यानी कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा है और आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा है। ठीक है, इसी में पहला टॉपिक हमारा क्या था जो आपने पढ़ा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर प्रजनन तंत्र। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा प्रजनन तंत्र। इसका जो सेकेंड टॉपिक है वो है यहाँ पे गैमीट, यानी कि युग्मक। अब युग्मक के बारे में आपने ये पढ़ा है, निर्माण नहीं पढ़ा है, क्योंकि निर्माण अभी डिटेल में आपके पास नहीं है। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तब आपके पास डिटेल में आएगा गैमीट फॉर्मेशन। तो अभी सिर्फ आपने गैमीट के बारे में इतना पढ़ा है कि जो गैमीट है, मेल और फीमेल दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट का क्या नाम है, फीमेल गैमीट का क्या नाम है, मेल गैमीट का स्ट्रक्चर कैसा है, फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर कैसे है। अभी तक आपने सिर्फ इतनी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है, ये है फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं निषेचन की प्रक्रिया। तो इसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि युग्मनज का निर्माण। ठीक है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जाइगोट के फॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं जाइगोट के फॉर्मेशन को। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या हमने पढ़ा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद क्या हुआ। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, जिससे कि एक पूरे जो न्यू बॉर्न है, जो नवजात शिशु है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये आपको टॉपिक का एक ओवरव्यू दिया गया है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पर और हम क्या पढ़ रहे हैं।
आगे चलेंगे, आप एक एक करके अपने जो टॉपिक हैं उन्हें कवर करते हुए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन की बात हो गई है यहाँ पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमने बात कर ली थी कि जो जाइगोट है यहाँ पे, जाइगोट का जो गैमेट है, गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा, उसमें सेल डिवाइड करेंगे, कोशिका विभाजन होगा और ऐसे करके धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में जो टिश्यू है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, अंग बनने लग गए हैं। और जब सारे अंग यहाँ पे बन जाते हैं और उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि वो क्लियरली क्या होंगे, फुली डेवलप जब हो जाएंगे, तो अब हम इसे नाम देंगे फीटस। और जब पार्चुलेशन की प्रक्रिया होगी तब यहाँ पे न्यूबॉर्न जो है, यानी कि जो नवजात है, उसका जन्म होता है। इसी के साथ हमने डिफरेंसेस देखे थे, जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ ओविपेरस और विविपेरस की हमने बात की थी। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहा है, जिसमें आपने ओविपेरस और विविपेरस की बात की है। हमने कहा जो जीव जंतु हैं वो अपनी संतति को जन्म कैसे देते हैं, इस आधार पर हमने दो कैटेगरी बनाई है, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस वो जीव होते हैं जब वो अपनी संतति को जन्म देते हैं तो उनकी जो संतति होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर उन्हीं के जैसे दिखती है। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो जो मनुष्य की जो संतान होती है वो उसी के जैसे दिखती है। अगर हम वही बात करें कुछ और जो आपके जीव आते हैं, जैसे hen, जैसे आपने देखा होगा जो एग होता है, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें वो अपनी संतति को डायरेक्ट, जो उनकी संतति होती है वो डायरेक्टली उनके जैसे नहीं दिखती है। जब उसका जन्म होता है तो वो एग फॉर्म में होता है और उसके बाद धीरे धीरे जब एग हैच करता है, यानी कि अंडा जब फूटता है, तो वहाँ से फिर जो बेबी हैं वो निकलते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तब जाकर के वो अपने माता पिता जैसे दिखते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने दो डिफरेंट टाइप की क्या देखे हैं, यहाँ पर जीव देखे हैं। अब एक प्रोसेस हमारे पास आती है, जिसको नाम दिया जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आपने कहा जब यहाँ पर पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि कोई भी जीव अपनी संतान को जब जन्म देता है, तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि एक तो है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब संतति अपनी ही पेरेंट्स जैसे दिखे, जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो अपने नवजात शिशु जब देखा है तो वो फुली डेवलप्ड होता है। बस उसमें क्या है, आपने कहा फुली डेवलप्ड का मतलब है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन पूरा होता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसका साइज, उसका भार, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और हमारे पास जैसे जीव आते हैं, जैसे जैसे आपने कहा जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस हो गए हैं या जैसे फ्रॉग हो गए हैं, इनमें जब भी अपनी संतति को जन्म देते हैं, इनकी संतति टोटली डिफरेंट होती है, अपने जनक से, अपने माता पिता से दिखने में एकदम अलग होती है। धीरे धीरे जब उनका विकास होता है तो धीरे धीरे वो अपने माता पिता जैसे दिखने लग जाते हैं, और जब वो मेच्योर होते हैं, जब वो अडल्ट होते हैं, तब वो फाइनली पूरे उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिस फॉर्म में उनके माता पिता होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो यहाँ पर प्रोसेस है वो देखी गई है फ्रॉग में। आपको बोला गया है टर्निंग इनटू अडल्ट फ्रॉम यंग वन। As individuals are born, they continue to grow until they turn into adult। आपने कहा जैसे ही ये सभी जीवों में देखा जाता है कि जैसे ही जो न्यू बॉर्न है, जो नवजात है, उसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि वो अडल्ट होता है। ठीक है, The young ones may or may not look like the same when they become adult। ठीक है, For instance, in the case of frog and silkworm, the adult and young ones are completely different। आपने कहा था young ones may or may not look like the same when they become adult। जो young ones होते हैं, जो नवजात होते हैं, जिनका जन्म उसी समय होता है, वो उनका जो अडल्ट रूप है या उनकी जो मेच्योर जो फॉर्म होती है, यानी कि जब वो मेच्योर होते हैं तो वो सेम दिख सकते हैं। यानी कि एक जो जीव है जो अभी यंग बॉर्न है, जो अभी क्या है यहाँ पे न्यू बॉर्न है, और उसी की जो फॉर्म है जब वो अडल्ट होता है, तो ये दोनों जो फेजेस हैं इनमें वो एक जैसा दिख भी सकता है और एक जैसा नहीं भी दिख सकता है। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें, ठीक है, फ्रॉग यानी कि जो मेंढक होते हैं, वो जब वो मेच्योर होते हैं, जैसे आप साइकिल में अगर देखेंगे, ये है अडल्ट फॉर्म, जो मेच्योर फॉर्म होती है। ठीक है, और ये है एग से हैच होकर के टेडपोल बनता है।
तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा है, सिर्फ अगर फेस वाला रीजन आप छोड़ दें तो बाकी आपने का ये फिश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा होता है। तो आपने का जो यंग वन फॉर्म है, यानी कि जो न्यू बॉर्न की फॉर्म है और जो अडल्ट की फॉर्म है, दोनों आपने कहा एक जैसे हो भी सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे जीव होंगे कि जिनमें एक जैसे होते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम जब न्यू बॉर्न होते हैं और हम जब मेच्योर हो जाते हैं तो हम एक जैसे ही रहते हैं। हाँ, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारा वेट बढ़ता है, हम नई चीज़ें सीख लेते हैं, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो एक्सटर्नल फीचर्स देखें, जैसे हमारे 2 हाथ थे तो हमारे 2 हाथ ही रहेंगे, हमारे 2 पैर थे, हमारी 2 आईज पहले से थी। यानी हमारे जो अंग हैं हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि जो अंगों का निर्माण बाद में होता है, अंगों का निर्माण पहले हो जाता है, उनका विकास बाद में होता है। जैसे हमारे पास जीभ बचपन से रहती है लेकिन हम बोलना बाद में सीखते हैं, हमारे पास पैर हैं लेकिन हम चलना बाद में सीखते हैं, हमारे पास ब्रेन है लेकिन हम सीखना बाद में सीखते हैं। तो ऑर्गन्स ऑलरेडी हमारे पास है, बस उनका डेवलपमेंट बाद में होगा। अगर हम बात करें फ्रॉग के बारे में, आपने कहा फ्रॉग में देखें तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जो हमें अभी विजिबल नहीं है। तो धीरे धीरे टैडपोल जो है वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हुआ, अब ये धीरे धीरे अपने अडल्ट के जैसे दिखने लगा है। ठीक है, अभी फुली डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे दिखने लगा है। तो आपको यही बोला गया है कि जो यंग वंस हैं वो क्या है, अपनी अडल्ट फॉर्म के जैसे दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, आपने कहा फ्रॉग एंड सिल्क वॉर्म, जो मेंढक होता है और जो सिल्क वॉर्म होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 6th-7th में, एक चैप्टर है यहाँ पर कुछ रेशे से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें आपने कहा, जैसे आपने कहा कि रेशे से तंतु, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और उसमें आपके पास आता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की पूरी लाइफ साइकिल आपके पास आती है कि सिल्क वॉर्म कैसे सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। रेशम का कीड़ा इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, कौन से पत्तों पे ये रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो रेशम का कीड़ा है सिल्क वॉर्म में, इसका नाम क्या है। रेशम का कीड़ा तो हमने इसलिए कहा है क्योंकि वो रेशम को बना रहा है, एक्चुअली में उसका नाम कुछ और है। वो कौन से पत्तों पे रहते हैं, पेड़ की पत्तियों पे रहते हैं, लेकिन कौन से पत्तों पे रहते हैं, किस पेड़ की पत्तियों पे ये रहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई है। तो आपने कहा जैसे कि फ्रॉग हो गए हैं मेंढक, जैसे कि सिल्क वॉर्म हो गए हैं रेशम का कीड़ा। आपने कहा द अडल्ट एंड यंग वंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। इनके जो, जब ये जन्म लेते हैं और जब ये अडल्ट होते हैं, यानी कि जब इन्होंने जन्म लिया ये नवजात थे और जब ये मेच्योर हो जाते हैं, इनके दोनों फॉर्म में क्या होता है, बहुत डिफरेंस होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब एक टर्म आती है आपके पास मेटामॉर्फोसिस। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके पास मेटामॉर्फोसिस नाम से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है द प्रोसेस इन विच द यंग वंस अंडरगो द ड्रास्टिक चेंजेस एज दे डेवलप इनटू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, जब नवजात जो है वो अपने जनक जैसा नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आते चले जाते हैं और जब वो मेच्योर होता है, वो अडल्ट होता है, वो परिपक्व होता है, तो वो अपने जनक जैसा दिखने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है चेंजेस की, यंग वंस में जो भी चेंजेस आए हैं और जब वो अडल्ट हुआ है तो अपने जनक जैसा दिखने लगा है, इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपने कहा मेटामॉर्फोसिस की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी यंग वन जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कब तक, उसकी अडल्ट फॉर्म आने तक। ठीक है, ह्यूमन बीइंग डू नॉट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। तो हमने कहा क्या मनुष्यों में भी मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि वो जो उसकी जब वो नवजात था उससे वो एकदम हट करके यहाँ पर उसका फॉर्मेशन हुआ है, या उसका जो रूप है वहाँ पर वो एकदम से अलग हो गया है जब वो मेच्योर हुआ है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे बचपन में हैं, जो ऑर्गन हमारे पास है, जो बॉडी पार्ट्स हमारे पास है, वो हमारे पास हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, बस चेंज क्या आते हैं कि हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप करता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ये सारे डेवलपमेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, फिजिकली हमने कहा हम बढ़ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, लेकिन नए ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या जो पुराने ऑर्गन थे वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं।
तो आपने कहा ह्यूमन बीइंग डू नॉट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, दिस इज बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स रिमेन द सेम फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। आपने कहा क्योंकि मनुष्य में जो यहाँ पे ऑर्गन है वो सेम रहते हैं जन्म से लेकर के जब वो मेच्योर होते हैं या फिर पूरी लाइफ टाइम, तो इसीलिए उन्हें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। अब आते हैं एक लाइफ साइकिल। इससे पहले जो लाइफ साइकिल थी वो थी फ्रॉग की, ये लाइफ साइकिल है आपके रेशम के कीड़े की। ठीक है, एक अडल्ट मॉथ है, ठीक है, जो रेशम का कीड़ा है ये परिपक्व है। अब क्या है, फीमेल मॉथ लेज मैनी टीनी एग्स। अब एक पत्ती है और उस पत्ती पे जो फीमेल मॉथ थी, यहाँ पर जो सिल्क का कीड़ा था, जो फीमेल थी, उसने बहुत सारे एग ले किए, यानी कि यहाँ पे जो है अंडों को रिलीज किया। उसके बाद क्या हुआ, इन एग से क्या बना, लार्वा बना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंडे हैं वो कीड़े जैसे संरचना में बदल रहे हैं, यहाँ पर कीड़े जैसी संरचना हुई है। अब ये जो कीड़े जैसे संरचना, जो लार्वा ये कोकून बनाता है। कोकून क्या करता है, अपने आर पार रेशम को बुनता है और अंदर कीड़ा क्या होता है, उनमें जीवित रहता है। तो आपने कहा द कैटरपिलर चेंजेस इनटू द प्यूपा इनसाइड द कोकून। ठीक है, एंड फाइनली ये जो कोकून है ये अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये फॉर्म कितने डिफरेंट है, ये और ये फॉर्म कितने डिफरेंट है, ये और ये फॉर्म कितने डिफरेंट है। तो इसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकिल आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि नई चीज आप समझ रहे हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है मेटामॉर्फोसिस, डेफिनेशन लिखनी है और आपको साइकिल भी यहाँ पे बनानी है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई है कंप्लीट और इसके बाद आपके पास आता है रिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ से आपका चैप्टर का रिवीजन फिर से शुरू होता है। आपने अलैंगिक जनन पढ़ा है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं। आपके पास रिवीजन आता है। उसके बाद हम यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग देख लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आते हैं। आपने कहा दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। इसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है। इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक अमीबा एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। आपने कहा ये बहुत सूक्ष्म जीवों में होता है जैसे अमीबा। अगर जीवों की बात करें, एनिमल की बात करें तो जैसे हाइड्रा। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल आते हैं। अब आपने कहा लैंगिक जो प्रजनन होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पहला है यहाँ पर बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स होंगे, जो जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो अलैंगिक जनन से ही किया था, जिसमें हमने देखा था हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होती है। तो एक हाइड्रा है, हाइड्रा में छोटा सा उभार निकलता है जिसे बर्ड कहते हैं। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है और हाइड्रा जैसी संरचना बनाने लगती है। जब ये पूरे हाइड्रा जैसी संरचना बना लेती है तो ये संरचना हाइड्रा से अलग हो जाती है और यही जो नया हाइड्रा बनता है इसी को हम बेबी हाइड्रा कहते हैं। अब आप सोचेंगे क्या बेबी हाइड्रा इतना छोटा रहेगा, तो नहीं, बेबी हाइड्रा धीरे धीरे डेवलप होगा और इतनी ही जितना इसका जनक है इतना ही जो हाइड्रा है ये डेवलप होकर इसकी हाइट या इसका साइज इतना ही हो जाता है। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाती है। सेम बेबी हाइड्रा में भी बर्ड बनेंगे और उससे क्या होगा, जब बेबी हाइड्रा मेच्योर होगा तो उसमें बर्ड बनेगी और उससे फिर से नए जो हाइड्रा हैं वो बनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमने कहा जैसे कि ईस्ट में होता है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। आपने कहा जो हाइड्रा या जो ईस्ट है, ईस्ट फंगस होती है, ठीक है, इसमें जो प्रजनन होता है वो बर्डिंग के द्वारा होता है। द हाइड्रा possess डिफरेंट bulges on itself called bird। आपने कहा हाइड्रा में छोटा सा उभार होता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। These birds develop into individual hydra, each hydra can possess a different number of birds। आपने कहा और यही जो छोटी सी बर्ड है ये बड़ी होकर के डेवलप होकर के इससे अलग हो जाती है, ये फिर क्या होगी, मेच्योर होगी। आपने कहा एक हाइड्रा में एक या एक से ज्यादा बर्ड्स हो सकती हैं, यानी एक हाइड्रा से एक या एक से ज्यादा बेबी हाइड्रा बन सकते हैं। पहला प्रकार हमारे पास आ गया है। फिर है बाइनरी फ्यूजन। अब आपको अमीबा में बताया गया है कि जो बाइनरी फ्यूजन है वो कैसे होता है। ठीक है, सिंपल एक सेल दो सेल में टूट जाती है। तो अमीबा जो है, आपको ध्यान होगा, आपने कहा कि ये जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये कुछ माइक्रोस्कोपिक जो जीव है उनमें होती है जैसे अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में हमने कहा सिंपल एक सेल है और एक सेल टूट करके दो सेल बना लेते हैं, इसी को हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो हमने कहा
The amoeba divides itself into two individuals and the reproduction takes place in this way. This is called binary fission. सिंपल सी चीज बोली गई है कि एक सेल है ये, अब इस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बनने लगेंगे। अब इस सेल में एक न्यूक्लियस यहाँ बना, एक न्यूक्लियस यहाँ बना, इससे एक सेल ये बनी और एक सेल ये बनी, यानी एक सेल से क्या हो जाती है, दो सेल बन जाती हैं। एक सेल ये बनी और इससे एक सेल ये बनी। तो आपने कहा एक सेल से दो सेल जब बनती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन नाम इसे देते हैं। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, अमीबा सिर्फ एक ही कोशिका की बनी होती है। As it's reproduce, the nucleus of the amoeba divide itself and form two different nuclei. आपने कहा अमीबा का जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होता है और दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाते हैं। Then the division of the body of the amoeba takes place and each parts receive one nucleus. और अब आपने कहा कि पूरी जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है, इस सेल में ये न्यूक्लियस ये है और इस सेल में ये न्यूक्लियस चला जाता है। In this way two amoeba आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, और इसी प्रकार से एक सिंगल सेल से दो अमीबा यहाँ पे बन जाते हैं। क्लियर है ना? एक बार आप लोग रीड कर लेंगे और जो डायग्राम है उसे भी देख लेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है बाइनरी फिजन के बारे में, जो अलैंगिक जनन का प्रकार है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये प्लेनेरिया में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था पहले जो बॉडी है वो दो पार्ट में टूटती है, आधे आधे जो भाग होते हैं उनमें फिर से जो खोए हुए अंग है वो बनने लगते हैं। जैसे कि पूरा प्लेनेरिया है, अब ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया दो भागों में टूट जाता है, जिसमें हेड वाला पोर्शन अलग हो गया है, ठीक है, और टेल वाला पोर्शन अलग हो गया है। अब क्या होता है, इस हेड वाले पोर्शन का जो खोया हुआ भाग है, यानी कि उसकी जो टेल है वो बनने लगती है, ये नया भाग है, और टेल वाले पोर्शन का जो खोया हुआ भाग है वो है यहाँ पे हेड, वो यहाँ पर फिर से बनने लगता है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन, ये है रीजनरेशन। इसे कहते हैं विखंडन और इसे कहते हैं पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब होता है खोए हुए अंगों का पुनः निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया बन जाते हैं। यहाँ ये भी अलैंगिक जनन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता है, ना ही गैमीट फॉर्मेशन है, ना ही फर्टिलाइजेशन है, यानी कि सिंपल प्रोसेस है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आपने कहा in some organism the parent organism divide itself into different fragments where each fragment then regenerate and develop into a new organism. This type of asexual reproduction takes place in planaria and starfish. Although starfish are capable of sexual reproduction as well, but many times they also reproduce asexually with the process of fragmentation. तो आपने कहा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर देंगे, और दो भागों में जब विभाजित करते हैं तो जो टूटे हुए अंग हैं वो बनने लगते हैं, और इसी प्रकार से दो यहाँ पर क्या होता है, जीवों का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द आता है, वो है पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो आपने कहा दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the female organism capable of producing egg without fertilization. The egg develop into a new organism. This type of reproduction can be seen in some fishes like sharks, some birds, reptiles like lizard, and few insects. However, it can't be seen in mammals. तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, बिना निषेचन के जब यहाँ पर एग से जीवों की उत्पत्ति होती है, एग से ही होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, बिना निषेचन के होगा, तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ यहाँ पे फिशेस में ये देखा जाता है। क्लियर है ना? तो ये क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस हुआ। चलिए एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप लोग सारा चैप्टर रिवाइज करके लेके आएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।